बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम काशी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ एक्स फॉलो काशी डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर म्यू 2 एंड लैम्डा 4। लोकेशन पैरामीटर जो है ये हमारा 2 है और स्केल पैरामीटर जो है ये 4 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x लेस देन 3, x ग्रेटर देन 4, x बिटवीन 1 एंड 3.5, x लेस देन 4.9 गिवन दैट x ग्रेटर देन 4, फर्स्ट क्वार्टल, सेकंड क्वार्टल, थर्ड क्वार्टल, p 90 एंड d 6। इन सभी को हम इस काशी डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करेंगे। जो PDF है हमारा काशी डिस्ट्रीब्यूशन का वो 2 पैरामीटर पर बेस करता है। एक लोकेशन पैरामीटर है और एक स्केल पैरामीटर है। ये हमारे पास PDF है काशी डिस्ट्रीब्यूशन का। यहाँ पर म्यू की वैल्यू ये हम लेंगे 2 और स्केल जो है लैम्डा इसकी वैल्यू लेंगे हम 4। तो म्यू की जगह पर 2 और लैम्डा की जगह पर 4 रखने से हमारा ये PDF जो है आ जाएगा। अभी ये जो PDF है इसको यूज़ करके हम काशी डिस्ट्रीब्यूशन का CDF भी ड्राइव कर सकते हैं। तो जो काशी डिस्ट्रीब्यूशन का CDF है वो हमारे पास ये है, एक ऐसा फंक्शन जो प्रोबेबिलिटीज़ को क्यूमुलेट करता है फ्रॉम लोअर पॉइंट अप टू स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x, दैट्स कॉल्ड CDF, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब ये जो x है इसकी जगह पर हम वैल्यूज़ रखेंगे तो इससे हमें प्रोबेबिलिटीज़ की क्यूमुलेटिव फॉर्म जो है ये मिलने लग जाएगी। यहाँ पर म्यू की जगह हमने रखा 2 और लैम्डा की जगह पर हमने रख दिया 4। तो ये हमारा फिटेड CDF जो है फॉर काशी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है x लेस देन इक्वल टू 4 की। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है इसको इन फॉर्म ऑफ CDF हम लिख सकते हैं F3। अब ये जो CDF है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, उस फंक्शन में हमने x की जगह पर यानी ये जो x है इसकी जगह पर हमने रखना है 3। यहाँ पर 3 रखना है तो ये आ जाएगा। इसको अब हमने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास मैनुअल कैलकुलेटर है तो फिर ये जो 0.25 है इसको पहले आपने पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करना है और फिर इसका आपने tan इनवर्स लेना है, तब आपका ये रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। मैं इस वक्त चूँकि सॉफ्टवेयर वाला कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ जो गूगल से मैंने ड्राइव किया है, तो ये मेरे पास काशी डिस्ट्रीब्यूशन का सॉफ्टवेयर वाला कैलकुलेटर है। इसमें मैंने जो लोकेशन पैरामीटर है उसकी वैल्यू रखी है 2, स्केल पैरामीटर की वैल्यू रखी है 4 और x की वैल्यू मैं रखता हूँ 3। तो ये मैं 3 रख के इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी जो है ये आ रही है, प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन इक्वल टू 3 की, यानी 0.578। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर जो है ये आ जाएगा। इसी तरह हमने प्रोबेबिलिटी जो है वो मालूम करनी है x ग्रेटर देन 4 के लिए। तो जब आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे x ग्रेटर देन 4 की, तो ये हमारे पास फॉर्म जो है इसको बाय यूजिंग लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट हम 1 में से माइनस करके इस तरह लिख सकते हैं। तो ये जो CDF है उसमें अब हमने x की जगह पर रखना है 4। तो जो CDF की वैल्यू है यानी वो हमने ड्राइव करनी है फॉर 4। तो जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है काशी डिस्ट्रीब्यूशन का उसमें x की जगह पर आपने 4 रखा और इसको सॉल्व करें तो ये हमारा आंसर होगा। 1 में से इसे निकालेंगे तो ये रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब हम प्रोबेबिलिटी जो है वो मालूम कर रहे हैं 4 के अगेंस्ट। तो ये जो मैंने 3 लिखा था पहले, यहाँ पर हम रखते हैं 4 और इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये प्रोबेबिलिटी आ रही है x लेस देन इक्वल टू 4 की और ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ रही है x ग्रेटर देन 4 की। अब इस वक्त हम चूँकि x ग्रेटर देन 4 की प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाह रहे हैं तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये आंसर जो है ये हमारा रिक्वायर्ड है। और ये वाला जो हिस्सा है ये प्रोबेबिलिटी है क्यूमुलेटिव फॉर्म में x लेस देन इक्वल टू 4 की। इसका आंसर ये आया, तो 1 में से इसे निकालना तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है x लाइज बिटवीन 1 एंड 3।
तो पहले हम x से लेस देन इक्वल टू 3 तक जाएंगे, उसमें से x से लेस देन 1 की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे। अब ये जो प्रोबेबिलिटी है ये f3 से मिलेगी और ये वाली प्रोबेबिलिटी f1 से मिलेगी। CDF के अंदर x की जगह पर पहले आपने 3 रखा, फिर x की जगह पर जो है आपने 1 रखा, और इनको सॉल्व करने से ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है। आप नोटिस करें x की वैल्यू जब हम 3 रखते हैं तो x की वैल्यू 3 रखने से हमारे पास आंसर आ रहा है 0.578। एक वैल्यू आ गई ये वाली। अब ये वाली वैल्यू कैसे आएगी, इसके लिए आपने x की जगह पर आंसर रखना है 1। x की जगह 1 रखें तो ये रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है 0.422, ये आ गया। तो इन दोनों को माइनस कर लें, माइनस करने से ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बन रहा है। सिमिलर पैटर्न आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो मालूम करनी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम मालूम करना चाह रहे हैं x लेस देन 4.9 गिवन दैट x ग्रेटर देन 4। अब इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है इसको स्टडी करने के लिए आप इस डायग्राम को ज़रा देखें। x से लेस देन 4.9 से x की वैल्यू छोटी है, यानी इस तरफ को एरो आ रहा है, ये इवेंट ये है। x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है, इसका मतलब कि आपका एरो जो है वो राइट साइड की तरफ जा रहा है, ये ग्रेटर देन 4 के हवाले से, तो ये इवेंट भी है। अब इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो ये वाला, ये शेडेड एरिया जो है ये कॉमन है, यानी a इंटरसेक्शन b जो है बेसिकली आपके पास है 4 से लेके 4.9 तक, और ये जो x ग्रेटर देन 4 है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ b है। इस के अंदर अब हम कीमतें रखेंगे, ये वाली कीमत आपने इसमें से निकालनी है और ये वाली कीमत इसमें से। ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ b है ये हम सॉल्व कर चुके हैं, इसका आंसर जो है ये भी हमने सॉल्व किया है। ये वाला एज इट इज़ हम इसे यूज़ कर लेंगे। जो कॉमन पार्ट है 4 से लेके 4.9 तक वो आप सॉल्व कर लें। तो पहले हम 4.9 तक प्रोबेबिलिटीज़ को क्यूमुलेट करेंगे, फिर 4 तक प्रोबेबिलिटीज़ को क्यूमुलेट करेंगे और उन्हें माइनस कर देंगे। अब वही जो कैलकुलेटर है सॉफ्टवेयर वाला, उसमें मैंने x की जगह पर 4.9 रख के ये आंसर लिया, फिर x की जगह पर मैंने 4 रख के ये आंसर ले लिया। इन दोनों को माइनस करें तो ये आपका रिक्वायर्ड है। अब ये जो कॉमन पार्ट है उसका आंसर आ रहा है 0.0521, ये वाली वैल्यू, और ये जो x ग्रेटर देन 4 का आंसर आपने शुरू में निकाला हुआ है वो है 0.3524। इन दोनों को डिवाइड करें तो ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब हमने मालूम करना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वार्टल्स और एक परसेंटाइल और डेसाइल की वैल्यूज़ को। ये हमारे पास CDF है। इस CDF में जब हम Q1 रखते हैं तो इसका मतलब है कि Q1 के नीचे 25% इन्फॉर्मेशन है। इस 25% को हम 1/4 भी लिख सकते हैं, यानी नोटेशन में अगर हम इसे लिखें तो ये 1/4 के इक्वल है। ये 1/2 जो है इसको उठा के दूसरी तरफ ले आए, ये फॉर्म आती है कि इसको सॉल्व किया -1/4 है। ये जो पाई है जब इस तरफ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -π/4। तो ये जो -π/4 है ये tan इनवर्स जब इस तरफ आएगा तो ये आ जाएगा tan -π/4 का आंसर जो है ये आएगा -1। तो -1 और ये जो 4 है इसको इससे मल्टीप्लाई करवा लें तो ये आंसर आपका बनेगा -4, क्योंकि ये tan -π/4 का आंसर आया -1, ये इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4, 2 में से -4 निकालें तो ये -2। ये हमारा फर्स्ट क्वार्टल है। इसी तरह अब हमने थर्ड क्वार्टल जो है वो निकालना है। तो थर्ड क्वार्टल के लिए हम लोग CDF के अंदर x की जगह पर रखेंगे Q3, और थर्ड क्वार्टल से मुराद एक ऐसी वैल्यू होती है जिसके नीचे 75% इन्फॉर्मेशन है। आप ये कह लें कि 3/4 इन्फॉर्मेशन जो है इस थर्ड क्वार्टल के नीचे आ रही है। इस 1/2 को उठा के दूसरी तरफ ले आए, इसको सॉल्व करें, ये आ रहा है 1/4। इस पाई को इससे ज़रूर दे दें, ये π/4 हो गया। tan जो है उठा के इस तरफ ले आए तो ये tan π/4। अब tan π/4 जो है इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म बन देगी। tan π/4 होता है 1, तो 2 + 4 करने से ये आ जाएगा 6, क्योंकि इसको इससे ज़रूर दी और 2 को उठा के इधर ले आए, तो Q3 का आंसर हमारे पास आ गया 6।
अब हमने निकालना है Q2। Q2 के लिए हम CDF के अंदर x की जगह पर रखेंगे Q2। यहाँ आपने Q2 रखा और Q2 से मुराद एक ऐसी वैल्यू होती है जिसके नीचे 50% इंफॉर्मेशन है। तो ये 1/2 जो है ये इसके नीचे आ रहा है, यानी टोटल जो प्रोबेबिलिटी है Q2 के नीचे वो 0.5 है। इस 1/2 को उठा के इधर ले आए, ये ख़त्म होगा, 0 आ गया। पाई को इससे ज़रब दे दें तो ये ख़त्म हो गया, 0 बना। tan इन्वर्स इस तरफ आकर tan 0 होगा, tan 0 0 होता है। तो इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो ये -2 जो इस तरफ आके +2 बन जाएगा। Q2 का आंसर जो है ये आपके पास आ गया 2। अब आपने निकालना है P90 से मुराद एक ऐसी वैल्यू है जिसके नीचे 90% इंफॉर्मेशन जो है वो फॉल कर रही है। तो इसको हम नोटेशन में लिखें तो x की जगह पर CDF में मैंने P90 लिख दी है। तो इसकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी है या इसके नीचे जो टोटल आंसर आ रहा है वो 90/100 है। 1/2 को उठा के इधर ले हैं, ये फॉर्म आ गई। इसको सॉल्व किया, 40/10 बन रहा है। ये जो पाई है इसको आपने इस 40 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको आपने सॉल्व करना है, इस 4 से ज़रूर दे दें और 2 को उठा के इधर ले आए। P90 का एग्जैक्ट आंसर इसके सोल्यूशन में पड़ा हुआ है। अब इसको आपने सेम एज इट इज़ सॉल्व किया तो ये रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास आ जाएगा। D7 के लिए हम CDF के अंदर x की जगह पर लिखेंगे D7 और D7 से मुराद एक ऐसी वैल्यू होती है जिसके नीचे 70% इंफॉर्मेशन होती है। इसको आप 70/100 लिख लें या 7/10 लिख लें, एक ही बात है। ये 1/2 उठा के दूसरी तरफ ले आए, ये फॉर्म आ गई। इसको सॉल्व किया 1/5, पाई को इससे ज़रब दे दी, ये 1/5 इंटू पाई। tan जो है इसके ऊपर आ गया, ये 4 से मल्टीप्लाई किया और 2 उठा के इधर ले आए, ये D7 की वैल्यू होगी। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, ये रिक्वायर्ड आंसर है। ये जो क्वेश्चन हमने किया है ये हमने किया है ओरिजिनल काशी डिस्ट्रीब्यूशन पे जो 2 पैरामीटर पे बेस करती है। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड काशी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। ये जो x है इसमें हमारा जो काशी डिस्ट्रीब्यूशन बनता है वो सेंटर्ड काशी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको हम स्टैंडर्ड काशी डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं क्योंकि जो लोकेशन है वो 0 है और स्केल जो है वो 1 हो गया। अब 0 और 1 के साथ आपने ये प्रोबेबिलिटीज़ जो है ये निकालनी है, ये क्वार्टर डिसाइल वगैरह निकालना है। अब यहाँ पर जो हमारा PDF है स्टैंडर्ड काशी डिस्ट्रीब्यूशन का वो जनरली ये वाला है, और इसी तरह जो इसका CDF है फॉर स्टैंडर्ड काशी डिस्ट्रीब्यूशन वो हमारे पास ये फॉर्म आ रही है। प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है x < 2। तो अब हम इस x की जगह पर रखेंगे 2, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा आंसर होगा। सेम इस क्वेश्चन को भी हम सॉफ्टवेयर की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। आप नोट करें कि अब आपका जो लोकेशन पैरामीटर है वो है 0 और जो स्केल पैरामीटर है वो हो गया 1, और आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 के लिए। x की वैल्यू आप लें 2, तो x की वैल्यू 2 रखने से x < 2 का जो आंसर है वो आ रहा है 0.8524 और ये आ रहा है x < 2 का, और ये एग्जैक्ट 2 के ऊपर आंसर आ रहा है। तो इस वक्त हमारा जो इंटरेस्ट है वो है x < 2 में। तो हम ये प्रोबेबिलिटी जो है ये मालूम कर रहे हैं, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरह हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि x जो है वो < 4 है। इसको लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से हम इस तरह लिख सकते हैं। अब हमने इसको F4 में लिख लिया। अब CDF के अंदर x की जगह पर हमने रखना है 4। तो अगर आप x की जगह पर 4 रखें तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है ये 2 की जगह पर 4 लिख दें, कैलकुलेट करें, ये आंसर आ रहा है 0.922। 1 में से 0.922 आपने माइनस करना है तो ये रिक्वायर्ड आंसर आपको मिल जाएगा। आप नोटिस करें 1 में से ये निकाला तो ये आंसर आ गया। सिमिलर पैटर्न
आपने अब प्रोबेबिलिटी एक निकालनी है 2.5 से लेके 3.7 तक। पहले आप 3.7 तक प्रोबेबिलिटीज़ को क्यूमुलेट करेंगे, फिर उसमें से 2.5 तक प्रोबेबिलिटीज़ को क्यूमुलेट करके माइनस करेंगे। अब वही CDF जो है वहाँ पर x की जगह आपने रखना है 3.7 और फिर x की जगह पर रखा 2.5। ये दो आंसर आएंगे, इन दोनों को अब माइनस करें तो ये रिक्वायर्ड बन जाएगा। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कंडीशनल फॉर्म में। तो ये एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है जिसमें हम मालूम करना चाह रहे हैं x लेस देन 3.5 और x ग्रेटर देन 1.5। अब 3.5 ये इवेंट A है, ये x ग्रेटर देन 1.5 ये इवेंट B है। इसको हम लिख सकते हैं इवेंट A के सूरज में। ये मैंने एरो जो है लेफ्ट साइड पे किया है, इसका मतलब कि इस पॉइंट से नीचे। यहाँ पर एरो जो है ये राइट साइड पे हुआ है, इसका मतलब कि इस पॉइंट से आगे। तो ये शेडेड एरिया जो है ये इन दोनों का कॉमन पार्ट है, यानी ये A इंटरसेक्शन B है और नीचे जो प्रोबेबिलिटी है x ग्रेटर देन 1.5 ये प्रोबेबिलिटी ऑफ B है। इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को निकाल के हम इस फार्मूले में रखेंगे तो इससे हमारा ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये सॉल्व होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो है x ग्रेटर देन 1.5, इसको लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से लिख लें। ये आ गया CDF की सूरत में। CDF के अंदर x की जगह पर 1.5 रखा, इसको आपने सॉल्व किया, ये रिक्वायर्ड आंसर है। 1 में से इसे निकालें, ये आंसर आ जाएगा। ये हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली B की। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B जो है ये 1.5 से लेके 3.5 तक है। तो हम प्रोबेबिलिटीज़ को क्यूमुलेट करेंगे 3.5 तक, फिर प्रोबेबिलिटीज़ को क्यूमुलेट करेंगे 1.5 तक। इन दोनों को माइनस करें। ये CDF के अंदर हमने x की जगह पर रखा 3.5, फिर x की जगह पर रखा 1.5। इन दोनों को सॉल्व करके ये आंसर्स आए, इनको माइनस किया तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। अब ये वाला आंसर और ये वाला आंसर, इन दोनों को हमने यूज़ करना है और इन दोनों को हम इस फार्मूले में रखेंगे। ये कॉमन पार्ट जो है ये 0.0986 है और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ B है x ग्रेटर देन 1.5 ये आ रहा है 0.1872। इन दोनों को डिवाइड करवाएं, ये रिक्वायर्ड आंसर है। एक और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है जो कि x ग्रेटर देन 2.5 गिवन दैट x लेस देन 3.5। अब जो इवेंट A है वो राइट साइड की तरफ जा रहा है और इवेंट B जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ आ रहा है। इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में इवेंट A लेफ्ट साइड पे था, इवेंट B राइट साइड पे था, ये उसका अपोजिट है। अब जो कॉमन पार्ट है वो 2.5 से लेके 3.5 तक ये शेडेड एरिया जो है ये कॉमन है। आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2.5 से लेके 3.5 तक ये कॉमन पार्ट और प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3.5 ये प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये दोनों कीमतें हम निकाल के इस फार्मूले में रखेंगे तो ये सॉल्व होगा। पहली प्रोबेबिलिटी है x लेस देन इक्वल टू 3.5, इसको हमने CDF की सूरत में लिखा। CDF फंक्शन के अंदर x की जगह पर मैंने ये 3.5 लिखा और इसको सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। 2.5 से लेके 3.5 तक पहले हमने प्रोबेबिलिटीज़ को क्यूमुलेट किया 3.5 तक, उसमें से 2.5 तक प्रोबेबिलिटीज़ को क्यूमुलेट करके माइनस किया। CDF फंक्शन के अंदर x की जगह पर 3.5 रखा, फिर x की जगह पर 2.5 रखा और इनको सॉल्व किया तो ये हमारे पास A इंटरसेक्शन B का आंसर आ जाएगा। आप नोटिस करें ये पहले हमने 3.5 रखा CDF में, फिर 2.5 रखा और इन दोनों को सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। ये इनका कॉमन पार्ट है यानी ये वाला, तो इसकी कीमत आ गई A इंटरसेक्शन B और ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ B है ये आपने निकाला है 0.9114। अब ये दोनों कीमतें जो आपने निकाली हैं इनको इस फंक्शन में या इस फार्मूले के अंदर रखें और इसे सॉल्व कर दें। नेक्स्ट आपने कैलकुलेट करना है Q1, Q3, P90 एंड D6। जो Q1 है फर्स्ट क्वार्टर, इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि इस वैल्यू से नीचे जो है 25% इन्फॉर्मेशन है और इससे ऊपर जो है वो 75% इन्फॉर्मेशन है। अगर हम इस CDF के अंदर x की जगह पर Q1 लिख दें, ये मैंने x की जगह पर Q1 लिख दिया तो ये फॉर्म आ गई। अब इसके नीचे जो है
1/4 इन्फॉर्मेशन है, यानी इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.25 है। Q1 से नीचे नीचे 25% है। अब ये जो 1/2 है इसको उठा के इधर ले आए, इसको सॉल्व करें, ये आ रहा है -1/4। ये वाला पाई जो है ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -π/4। ये tan इनवर्स इस तरफ आके tan की फॉर्म में आ गया। tan -π/4 का आंसर होता है -1, क्योंकि tan 45 डिग्री जो है वो 1 होता है, तो -45 डिग्री पे -1 होगा। ये Q1 का आंसर आ गया। अब हमने निकालना है Q3। Q3 से मुराद एक ऐसी वैल्यू है जिसके नीचे 75% इन्फॉर्मेशन होती है और जिसके ऊपर 25% इन्फॉर्मेशन है। अब वो CDF का जो फंक्शन है उसमें मैंने x की जगह पर Q3 लिख दिया और इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.75 या 3/4। ये 1/2 उठा के इधर ले हैं, इसको सॉल्व किया, ये 1/4 आ रहा है, पाई को इससे ज़रब दी π/4। ये tan इनवर्स उठा के इधर लाएंगे तो ये tan π/4 होगा। tan π/4 का आंसर है 1। इसका मतलब कि Q3 जो है ये हमारा हो गया 1। अब हमने निकालना है P60। P60 जो है इसके लिए हम लोग इसी CDF के अंदर x की जगह पर P60 लिख रहे हैं। P60 से मुराद एक ऐसी वैल्यू होती है जिसके नीचे 60% इन्फॉर्मेशन है, यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.6 है। तो ये जो 1/2 है इसको उठा के ले हैं, इसको सॉल्व किया, ये आ रहा है 10/100। ये 10/100 है तो इस पाई को इससे ज़रब दे दी तो ये आ गया 10/100 इंटू पाई। 10 उठा के ले हैं, tan इनवर्स जो है जब इधर आएगा तो ये tan की फॉर्म में आ गया। इसको आपने कैलकुलेटर से सॉल्व किया, ये आंसर बना। इसी तरह T7 आपने निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो CDF है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वहाँ पर हम x की जगह पर D7 लिखेंगे। ये x की जगह पर D7 लिखा और D7 जो है ऐसा पॉइंट होता है जिसके नीचे 70% इन्फॉर्मेशन होती है। इसको आप 0.7 भी लिख सकते हैं, 7/10 लिख लें, 70/100 लिख लें, एक ही बात है। ये 1/2 उठा के इधर ले हैं, इसको सॉल्व किया, ये आ रहा है 4/20। 4/20 को आपने 1/5 लिख लिया। ये पाई जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये फॉर्म आ गई। tan इनवर्स उठा के इधर लाएंगे तो ये tan आ गया π/5। इसको आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर हमें एक फंक्शन दे दिया CDF PDF जो है ये दे दिया काशी डिस्ट्रीब्यूशन का, ये PDF है और इसमें हमने ये पहले K जो है ये मालूम करना है। K की कीमत निकालेंगे, फिर ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ये मीडियन, क्वार्टल, 1 और Q3 जो है ये हमने मालूम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें से K निकालेंगे। अब कोई भी PDF जो है उसके प्रॉपर होने के लिए या उसके वैलिड होने के लिए ये ज़रूरी है कि वो इन 3 शर्तों को पूरा करेगा। तो इसमें जो थर्ड वन है इसको हम चेक करते हैं कि टोटल एरिया जो है या टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 है। तो इस fx की जगह पर, यानी ये जो fx है इसकी जगह पर हम ये फंक्शन जो है ये रख देते हैं। इसको अब हमने इंटीग्रेट करना है। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आना चाहिए। आप नोट करें कि ये K जो है मैंने बाहर शिफ्ट कर लिया और इसका जो इंटीग्रल है यानी बाकी 1/1 + x² का जो इंटीग्रल है वो है tan इनवर्स x। तो x की जगह पर इन्फिनिटी रखा, फिर x की जगह पर -∞, ये फॉर्म आ गई। tan इनवर्स इन्फिनिटी जो है ये π/2 होता है और tan इनवर्स -∞ जो है ये -π/2 है। इनको सॉल्व करें तो ये पाई आ रहा है, तो K की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/π। K की ये वो वैल्यू है जिसके ऊपर ये फंक्शन हमारा प्रॉपर PDF है। अगर हम K की जगह पर ये कीमत रखेंगे तो ये फंक्शन जो है ये प्रॉपर कहलाएगा, अदरवाइज़ ये फंक्शन आपका इम्प्रॉपर है। तो यहाँ K की जगह पर मैंने ये 1/π रखा तो ये मेरे पास फंक्शन आ गया। अब ये फंक्शन जो है ये स्टैंडर्ड काशी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी एक ऐसा काशी डिस्ट्रीब्यूशन जिसका जो लोकेशन है वो 0 है और जिसका स्केल जो है वो यूनिटी है। तो ये हमारा PDF बन गया स्टैंडर्ड काशी डिस्ट्रीब्यूशन का। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है x < 1.75। इसका जो CDF है यानी स्टैंडर्ड काशी डिस्ट्रीब्यूशन का जो CDF है वो हमारे पास ये वाला है।
एक्स की जगह पर हम रखेंगे 1.75 और उसे सॉल्व कर देंगे। एक्स की जगह पर हमने 1.75 रखा और उसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर दिया। ये वो जो सॉफ्टवेयर वाला कैलकुलेटर है एज इट इज़, उसमें आपने लोकेशन पैरामीटर की जगह रखा 0, स्केल पैरामीटर की जगह पर रखा 1 और x की कीमत रख दी 1.75, तो उसे सॉल्व करेंगे ये आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर दैन 2.35। अब 2.35 को हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2.35 भी लिख सकते हैं बाय यूजिंग लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। इसको हम लिख सकते हैं f 2.35। अब स्टैंडर्ड काशी डिस्ट्रीब्यूशन का जो CDF है उसमें x की जगह पर हमने रख दिया 2.35। इसको अब आपने कैलकुलेटर से सॉल्व किया, ये आंसर आया। 1 में से इसे निकाल दें तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर जो है ये बन जाएगा। अब हमने निकालना है मीडियन। मीडियन से मुराद एक ऐसी वैल्यू होती है जिसके नीचे 50% इंफॉर्मेशन है या 50% डाटा जो है वो इससे पॉइंट से ऊपर होता है। तो CDF के अंदर जहाँ जहाँ x पड़ा हुआ है वहाँ पर हमने मीडियन का सिंबल रख दिया। तो इसके नीचे 1/2 यानी कि 0.5 50% इंफॉर्मेशन जो है वो फॉल कर रही है। ये 1/2 उठा के इधर ले हैं, ये 0 हो जाएगा। पाई से मल्टीप्लाई किया तो tan इनवर्स मीडियन 0 हो गया। tan को उठा के इधर ले आए tan इनवर्स को, तो ये tan की फॉर्म में आ गया। अब tan 0 0 होता है तो ये मीडियन का आंसर हमारे पास आ गया 0। अब ये मीडियन 0 आने का मतलब ये है कि ये हम स्टैंडर्ड काशी डिस्ट्रीब्यूशन में काम कर रहे हैं जहाँ पर मीन मीडियन मॉड का आंसर जो है वो सेम बन रहा है। इसी तरह Q1 हमने निकालना है फर्स्ट क्वार्टर। तो जो CDF है स्टैंडर्ड काशी डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें x की जगह पर आप Q1 रखना है। अब इसके नीचे जो है 1/4 यानी 25% इंफॉर्मेशन जो है वो फॉल कर रही है। 1/2 को उठा के इधर ले हैं, ये -1/4 आ गया। इसको पाई से मल्टीप्लाई किया -π/4। tan इनवर्स इधर लाएंगे तो ये tan -π/4। tan -π/4 का आंसर होगा -1, क्योंकि 45 डिग्री पे tan जो है वो 1 होता है, तो -45 डिग्री पे ये -1 होगा। अब आपने निकालना है Q3 थर्ड क्वार्टर। थर्ड क्वार्टर के लिए हम CDF के अंदर x की जगह पर Q3 लिख देंगे। तो इसके नीचे जो है 75% इंफॉर्मेशन है, ये 0.75 है, या इसको 3/4 भी लिखा जा सकता है। ये 1/2 उठा के इधर ले हैं, इसको सॉल्व करें, ये 1/4 आ रहा है। पाई से इसे मल्टीप्लाई किया π/4। tan इनवर्स इस तरफ आके tan π/4 बना, इसका आंसर आएगा 1। अब आपने निकालना है मेजर ऑफ सिक्योनेस। तो मेजर ऑफ सिक्योनेस में हम लोग बॉलेज मेजर ऑफ सिक्योनेस निकालने हैं। हमने Q1 Q2 Q3 निकालनी है। इन आंसर्स को इस फार्मूले में रखें तो इससे हमारे पास है जो कोफिशिएंट ऑफ सिक्योनेस है, बॉलेज कोफिशिएंट ऑफ सिक्योनेस, उसका आंसर आ रहा है 0। तो हम ये कह सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये सिमेट्रिकल है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।